ओके, सो गुड आफ्टरनून। कल हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, मुझे पहले बोलो दिख रहा है सबको? एवरीवन दिख रहा है? मुझे कमेंट कर दो कि हाँ या ना, है ना, पास करते जाओ थोड़ा रे। ये हाँ आपको दिख रहा है, क्या है, कैसे है? कमेंट करो जल्दी जल्दी, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हेलो, दिख रहा है क्या बेटा? ओके ठीक है, ये मेरा इसका आ ही नहीं रहा था। राइट राइट राइट, चलो गुड गुड, थैंक यू वेरी मच, क्लियर है। राइट, चलो तो कल हमने गैल्वेनिक सेल का पार्ट लिया था एवरीवन। गैल्वेनिक सेल का पार्ट लिया था, उसमें कुछ इंटेंस क्वेश्चन दिए आपको एनसीईआरटी में, राइट? उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम Mg2+2 Mg। यानी मुझे मैग्नीशियम 2+2 Mg का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑब्वियसली ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो बहुत इजी है। हमने सीखा है कि जिसका भी मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है ना, मान लो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम 2+ का, है ना, यानी अंदर जो मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह जो भी होगा, है ना, इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन मैग्नीशियम का, वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अकेले इलेक्ट्रोड का हम पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, तो हमने इस मैग्नीशियम जो इधर का कंटेनर है या पार्ट है, हाफ सेल है, इसको हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया है। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिया हमने, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज भी होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे मैंने मैग्नीशियम वाले कंटेनर को, हाफ सेल को इधर हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, वैसे आपको यहाँ पे वोल्टामीटर पे रीडिंग दिखाई दी है 2.36। कितनी है? 2.36। और मुझे पता है कि हाइड्रोजन का 0 लेते हैं। और यहाँ पे देख लो इलेक्ट्रॉन फ्लो if metal M has a high negative potential and electron flow if metal M has positive potential। तो मैग्नीशियम का आपको पता है कहाँ पे आता है? मैग्नीशियम हाइड्रोजन के नीचे आता है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल कम है। यानी आपका मतलब यहाँ पे समझ गए होंगे कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो होने वाले हैं, और इस तरीके से हम किसी का भी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकाल, जैसे वी आर टू फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम प्लस, we know that the electrode potential of single electron can't be determined, so it should be connected with any reference electrode like She, and because by convention a standard reduction for hydrogen is 0। सेल को रिप्रेजेंट आपको पता है कैसे करते हैं, पीटी लिखा मैंने, इसका मतलब ये वाली साइड आपकी एनोड की है, ये एनोड है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली कहां से फ्लो होना स्टार्ट हो गए रे, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब यहां से लेफ्ट टू राइट, मतलब करंट जाएगा राइट टू लेफ्ट। बस ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड है, दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं ना, सब हो गया आपके पास ई नॉट सेल, यानी ई नॉट मैग्नीशियम 2+2 Mg आ गया -2.36। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ जिंक वॉट। तो जैसे ही क्वेश्चन आया मेरे सामने, तो मैंने सोचा कि हाँ, मैं स्टोर किसको करके रख सकता हूँ। तो कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर है, कॉपर 2+ है, और जिंक पॉट दिया है, और आपको पता है किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? कॉपर का ज्यादा है, बराबर है, जिंक का कम है। यानी इसका मतलब है, क्या बोलो, मुझे कमेंट करो, चलो क्या हम कर सकते हैं, क्या वेदर वी कैन स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन जिंक पॉट और नॉट? चलो फास्ट बोलो मुझे, whether we can store copper sulfate solution in a zinc pot। Okay, now the solution is that copper 2+ has higher reduction potential than a zinc 2+, hence zinc has a higher oxidation potential, है ना, बराबर है ना? देखो ना, ये जिंक है, ये क्या है? जिंक है। व्हाट इज दिस? दिस इज जिंक, ये जिंक है, दिस इज व्हाट, दिस इज जिंक। तो ऑब्वियसली आपको पता है कॉपर 2+ और जिंक 2+ में कंपेयर करने गए, तो कॉपर 2+ का हाई रिडक्शन पोटेंशियल, यानी इसका मतलब क्या है? जिंक टू जिंक 2+ का ऑक्सीडेशन है, जिंक टू जिंक 2+ का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे होने वाला है? हायर होगा। कैसा होगा? हायर, है ना, कंपेयर टू। यानी इसका मतलब कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा?
So zinc has higher oxidation potential, so it will go easily from zinc to plus, बहुत easily चला जाएगा. There will be reaction between what zinc plus copper sulfate, and you know that is the product copper plus zinc sulfate, यानी therefore we can't store it. समझ में आया? यानी इसका मतलब क्या हुआ, नीचे का जो पॉट है मेरा, है ना, उसमें अगर मैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल रहा हूं, तो जो ऊपर का जो सॉल्यूशन मैं ऐड करूंगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ज्यादा, रिडक्शन पोटेंशियल नहीं. ठीक है, यानी ये वाले पॉट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा होना चाहिए रे, जिंक है ना वो, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे होना चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका कम होना चाहिए. कैसे होना चाहिए? कम होना चाहिए. इट शुड बी लेस. समझ में आ गया एवरीवन? ठीक है, चलो राइट. ये वाला दूसरा सवाल था. या आप सिंपल तरीके से सोच सकते हो, कॉपर ऊपर आता है, जिंक नीचे आता है, नीचे वाले ऊपर वाले को रिप्लेस कर देते हैं. याद आया ना? नीचे वाले ऊपर वाले को रिप्लेस कर देते हैं. बहुत सिंपल है, नीचे वाले ऊपर वाले को रिप्लेस कर देते हैं. नीचे आता है भैया जिंक, और ऊपर क्या आता है? ऊपर आता है आपका कॉपर. वेरी गुड. चलो हो गया. इसके बाद भी बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में. वो बोलते हैं कंसल्ट द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सजेस्ट 3 सब्सटेंसेस दैट कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयंस अंडर सुटेबल कंडीशन. सवाल पढ़ो फिर से. क्या है? द टेबल, कंसल्ट द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. वो तो पता है हमें किसका ज्यादा है किसका कम है, विथ रेफरेंस टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एंड सजेस्ट 3 सब्सटेंसेस दैट कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयंस अंडर सुटेबल कंडीशन. तो क्या है इसका सॉल्यूशन? वी हैव टू कैरी आउट, मतलब हमें जो क्वेश्चन में दिया है, हमें क्या करना है? फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करना है. मतलब हमारे पास रिएक्शन क्या है? Fe2 + 2Fe3. इसको हमें अगर करना है, क्या है? तो इसका Fe का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इसको ऑक्सीडाइज करने वाला कोई तो चाहिए, बराबर है ना? यानी इसको कोई ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब वो खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा. Now the substance which will oxidize Fe2 + 2Fe3+, it will reduce itself. So for that substance with higher reduction potential is required. Therefore, substances that are present above Fe2+, बहुत इजी है, above Fe2+ जितने भी रहेंगे वो सब हम यूज कर दें. इसमें तो आपको 3 ही सब्सटेंसेस बोले हैं, इसमें आपको 3 ही बोले, लेकिन हम बहुत ज्यादा, उसके ऊपर वाले बहुत सारे दे सकते हैं. बहुत इजी, वेरी इजी. ओके एवरीवन, क्लियर है? हाँ ना बोलो. यहां तक पहुंच गए सब लोग? पहुंच गए क्या? मुझे चैट सेक्शन में, ठीक है. ओके नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा सवाल है एनसीईआरटी में. वो बोलते हैं कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विथ अ सॉल्यूशन whose pH is 10. Calculate the potential of hydrogen electrode in contact with a solution whose pH is 10. तो कुछ दिमाग में आया क्या आपके? कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्या यूज करना है? कुछ आ रहा है? कुछ दिमाग में आ रहा है क्या बेटा? बोलो मुझे, कुछ दिमाग में आ रहा है क्या? आ गया तो उसके बारे में सोचो जरा. आ गया तो उसके बारे में सोचो. ओके तो कैसे सॉल्व करना है? ओहो, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन. देखो क्या यहाँ पे pH = 10 दिया है, मतलब H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहे? 10⁻10 मोलर. सिंपल बात है, याद आ रहा है ना? हाँ, पोटेंशियल निकालना है मतलब E सेल निकालना है, वो तो समझ गया आपको. ओहो, पोटेंशियल निकालना है मतलब, ठीक है. देखो फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन वी नो दैट, हमने सिर्फ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात की है. मतलब क्या है? हमने एक इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, उसमें जो HCl लेते हैं, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा बोल देता हूँ आपको. देखो यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया ना, दिस इज व्हाट, दिस इज HE, दिस इज व्हाट, दिस इज SHE. और मैंने इसमें जो सॉल्यूशन लिया है, वो आपका 10 उसका pH है, यानी उसका H+ कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा रे? कितना आएगा? वो आएगा आपका 10⁻10. ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज SHE. ठीक है, चलो वेरी गुड. राइट नाउ अकॉर्डिंग टू नल्स इक्वेशन लगा दो इसका.
ई सेल इज इक्वल टू व्हाट, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन इंटू लॉग क्यू। और इसमें अभी इस रिएक्शन में आप देख रहे हो एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 1 है। अच्छा ओके, देन व्हाट, तो समझ में आ रहा है आगे कैसे किया मैंने। हाँ, अकॉर्डिंग टू नॉन इक्वेशन, वो अपना फॉर्मूला है ना ई सेल वाला। अच्छा यहाँ पे n इक्वल टू 1 है और q इज इक्वल टू क्या है करे, इसका प्रेशर डिवाइड बाय इसका कॉन्सेंट्रेशन, है ना, समझ में आया। मैंने बोला है q के लिए सब लेना है आपको, प्रेशर है तो प्रेशर ले लो, कॉन्सेंट्रेशन है ना, अरे कॉन्सेंट्रेशन अगर है तो कॉन्सेंट्रेशन ले लो, है ना। तो यहाँ पे ऊपर प्रेशर आएगा, प्रोडक्ट है डिवाइड बाय रिएक्टेंट है। अच्छा ई नॉट सेल क्या आएगा इसका 0, क्योंकि स्पेसिस सेम है, स्पेसिस सेम है, कॉन्सेंट्रेशन अलग है, यानी ई नॉट सेल क्या है 0 है, माइनस 0 पॉइंट। और आपने इसको अगर सॉल्व कर लिया, लॉग प्रेशर 1 एटमोस्फेयर है, ठीक है, कुछ दिया नहीं, मतलब हम आपको पता है 1 एटमोस्फेयर है, और कॉन्सेंट्रेशन इसका 10⁻⁻10, यानी आपका ई सेल क्या आया, आपका ई सेल आया कितना, फाइनली अगर आपने कैलकुलेट किया है ना, लॉग 10⁻10 ऊपर जाएगा और फाइनली वी गेट माइनस 0.59 वोल्टेज। ओके, ये अच्छा सवाल है इसमें, अच्छा सवाल था ये। चलो नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट उसी से नर्स इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सवाल है, आपको भी पता है। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। बहुत इजी है, बहुत इजी है, आपको तो पूरा दिया है ना, रिएक्शन दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिए हैं, ये दोनों तो सॉलिड है, मतलब इनके वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, वेरी इजी। तो अकॉर्डिंग टू नर्स इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 इंटू लॉग। हमें पता है एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, एन की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो क्यू इज इक्वल टू व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2 प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, इसका स्क्वायर। बस हमने सब कर दिया है यहाँ पे। और फाइनली व्हेन you have given E naught cell, that is 1.05 voltage, and finally you after the calculation you will find that this is 1.05 minus 0.059 by 2 into log into 4 into 10 raised to power 4 आ जाए ना, आ रहा है ना यहाँ से, इसको हमने पावर में कन्वर्ट कर लिया। एंड फाइनली सब कैलकुलेशन होने के बाद we got this 0.915 voltage. So this is again a very easy question, very easy question. ठीक है, ओके, next. This is also good question. The cell in which the following reaction occur. सेल का रिएक्शन दिया है, वेरी इजी, और आपको उसका ई नॉट सेल भी दिया है। ई नॉट सेल कितना है उसका, माइनस 0.236 वोल्टेज at 298 केल्विन। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। अभी आपके दिमाग में आया होगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एनएफ ई नॉट सेल, और क्या कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब हमने सबसे पहला जो सवाल किया था है ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का, वो कॉन्सेंट्रेशन सेल के ऊपर था, राइट। उसके बाद हमने जो क्वेश्चन किया था वो सिंपल नॉन इक्वेशन के ऊपर बेस्ड था, और ये जो तीसरा क्वेश्चन ये गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना मतलब समझ गए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब ई सेल क्या होता है, 0 होता है। ई सेल क्या होता है, 0 होता है, याद आ रहा है, वेयर क्यू इज इक्वल टू के। तो वेरी इजी, इसके बाद तो सब दिया, ई नॉट सेल दिया है, टेम्परेचर दिया है, एंड यू नो ऑल द थिंग। और आपको एन की वैल्यू भी पता चल गई। एन की वैल्यू कितनी आपकी, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू आपकी 2 है, कितनी है, वी हैव एन की वैल्यू 2, वी हैव एन की वैल्यू 2। ई नॉट सेल दिया है, वी नो दैट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो ये आएगा आपका -2 इंटू 965 इंटू 0.23। मैंने आपको कैलकुलेशन के लिए कुछ रखा नहीं है, मैंने खुद से ये सॉल्व करके मैंने इसका इमेज तैयार करके मैंने इसमें डाला है, ठीक है, इसलिए आपको कुछ परेशानी नहीं है, आप सिर्फ देख लो कि कैसे सवाल पूछे हैं। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 45.5 किलो जूल पर मोल हो गया ना। के इक्विलिब्रियम निकालना है मुझे, सेकंड क्वेश्चन इसमें। तो ई सेल इक्वल टू 0 आता है तो क्यू इज इक्वल टू क्या आता है, के इक्विलिब्रियम। बस बहुत इजी हो गया, आपको पता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू आएगा आपका प्लस 0.059 बाय एन, एन की वैल्यू मुझे पता है, एंड आई नो ई नॉट सेल एंड आई नो दैट 0.059। और के इक्विलिब्रियम इक्वल टू कितना आता है रे, एंटी लॉग ऑफ 8 आता है, 8 आता है, यानी बहुत इजी, यानी इसका के इक्विलिब्रियम कितना आएगा, 10⁻8 आएगा, राइट। चलो ये तो कंडक्टिविटी के क्वेश्चन हैं, मैं इसको अभी स्टॉप कर देता हूं।
ये चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट तो हमने कल ही कर लिया था, पूरी बातें है ना, समझ में आया ना, सब बेसिक्स है, होपफुली आपको समझ में आया होगा, सब बातें है ना, रेफरेंस इलेक्ट्रोड सब सब यहाँ पे हो गया था हमारा। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का निमोनिक वगैरह याद है ना सबको? हाँ, लेके बांसुरी काना मग अली मंजन कर फिकड़ कोनी सनपब है छापा, और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सीरीज लगने वाला है। चलो ये भी हो गया था। स्पॉन्टेनिटी मतलब गैल्वेनिक सेल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? स्पॉन्टेनिटी, नन्स इक्वेशन, नन्स इक्वेशन में बाद में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके बाद सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या है, और अलग अलग टाइप से ना, मतलब पीएच कैसे निकाल लेंगे, पीएच ऑफ एनोड क्या होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, प्रेशर क्या होना चाहिए। तो P1 ग्रेटर देन P2 है और C1 ग्रेटर देन C2 है मेरे ख्याल से, और पीएच ऑफ एनोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन पीएच ऑफ एनोड चाहिए, कैथोड चाहिए, ठीक है। जिसका पता नहीं उसका ये दो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। लास्ट में थर्मोडायनेमिक्स का ये मैंने आपको मुझे लगता है लेक्चर में नहीं सिखाया था, लेकिन ये जेई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल आया था इस पे, मैं बात कर लेता हूँ एक बार। इसमें ना आपको जेई वालों के लिए बोल रहा हूँ, इसमें ना आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट दे दिया था उन्होंने, टेम्परेचर कोएफिशिएंट दे दिया था, बस बस बस, और आपको डेल्टा जी पूछा था, डेल्टा एच भी दिया था, ये वाला इक्वेशन से निकाल सकते थे, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, है ना। कुछ नहीं किया था हमने, डेल्टा जी को हमने डिफरेंशिएट किया था, और डी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर को हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ ईएमएफ विद द टेम्परेचर। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, तो वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए ठीक से। चलो आज बात आती है कि मुझे पता है कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन होता है कि यार प्रोडक्ट कौन सा बोले, प्रोडक्ट क्या बोले, कैसा बोले, तो ये सब अच्छी अच्छी बातें आज करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, वेरी इजी। गैल्वेनिक सेल में हम केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते, बराबर है, इट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। Now, when you'll get energy from spontaneous reaction, that is called as electrolytic cell, है ना, और उस प्रोसेस को बोला जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसका कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम इसमें कैरी करते हैं, है ना। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज इज यूज टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन। आपको हर पॉइंट में ना, मतलब मैंने ये पीपीटी ऐसे बनाई है कि आपको हर पॉइंट अभी यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, जो भी कंफ्यूजन है वो आपका दूर होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको बहुत टाइम देके बनाया, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड दैट यू नो। चलो ना, ये देखो ना, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, दिस इज व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या आता है? ऑब्वियसली बैटरी आएगी, वोल्टेज आएगा, एक एनोड आएगा, एक कैथोड आता है। और इसमें एनोड कैसा होता है रे? एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी, एंड कैथोड इज नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी, ठीक है। उसमें और क्या बात आएगी? इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन रहेगा, ओके गुड। इलेक्ट्रोड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो भी पार्ट है हम इलेक्ट्रोड का मेनली पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। कौन कौन से? इनर्ट इलेक्ट्रोड है, राइट, वी नो दैट इट इज, ये पहला आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब पता है, डजंट टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें मेनली कौन कौन से पूछते हैं आपको? प्लैटिनम है, गोल्ड है और ग्रेफाइट है, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोड हो गए रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब वो पार्टिसिपेट करते हैं, और उस पर भी क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है, केमिकली इनटू द इलेक्ट्रोड, और मेनली उसमें क्या होगा? जिंक, कॉपर और सिल्वर होगा, ठीक है। चलो बात करते हैं, आपको ये तो पता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस AACC, है ना, एनायन माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड एंड कैटायन माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड, और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। अच्छा, इसमें मेनली जो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वेश्चन आते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पूछते हैं ना आपको, तो उसमें मेनली आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट कैन बी, है ना, ये जो अंदर इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये जो अंदर इलेक्ट्रोलाइट होगा वो मोल्टन स्टेट में भी हो सकता है और सॉल्यूशन में। लेकिन सॉल्यूशन में क्या इंपॉर्टेंट है? डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड है, ये दो के मतलब अराउंड हम बोल सकते हैं ये फर्स्ट कैटेगरी मोल्टन स्टेट वाली, सॉल्यूशन में डाइल्यूट वाली दूसरी कैटेगरी और कॉन्सेंट्रेटेड वाली तीसरी कैटेगरी, इसके बारे में बोल सकते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम एग्जांपल। सबसे पहला मोल्टन सॉल्ट का,
बहुत इजी है, बहुत इजी है। मोल्टन में कुछ नहीं होता। मोल्टन का मतलब क्या है, इसमें सिर्फ क्या है, Na प्लस है और Cl माइनस है, Na प्लस और Cl माइनस है, कुछ भी नहीं है ना। क्या है इसमें, इसमें कुछ भी नहीं है ना। NaCl में आपको पता है सिर्फ Na प्लस है, सॉरी, इसमें इसमें सिर्फ क्या है रे, मोल्टन है, मतलब NaCl ही है सिर्फ। और आपका इलेक्ट्रोड कैसा है रे, इलेक्ट्रोड कैसा है, इनर्ट है। प्लेटिनम ले लो फॉर एग्जांपल। तो जब भी आपका जो सॉल्ट है वो मोल्टन स्टेट में आएगा और इनर्ट इलेक्ट्रोड आएगा, तो वहां पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, कैटायन और एनायन ही आपके वहां पे एनोड की तरफ और कैथोड की तरफ जाने वाले। यहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है आपको, मुझे पता है। तो एनोड एनायन, एनायन माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड, एनायन माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड, दैट यू नो, एंड कैटायन माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड। बस एनोड पे आ गए एक बार, ऑक्सीडेशन, सॉरी, हाँ, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी 2Cl माइनस विल कन्वर्ट टू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और Na प्लस विल कन्वर्ट इनटू Na सॉलिड। चलो, यानी Cl2 यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा और Na प्लस यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। हियर इट विल बी Na विच विल बी डिपॉजिट एट दिस इलेक्ट्रोड। समझ में आ गया? वेरी इजी, वेरी इजी। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन गया रे, अगर मैंने इस रिएक्शन को कर दिया ओवरऑल, तो ये बन जाएगा यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन्स विल गेट कैंसिल एंड यू विल गेट दिस रिएक्शन। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट क्या है आपके, Na डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड Cl2 लिबरेटेड एट एनोड। वैसे आप कितने भी एग्जांपल ले लो मोल्टन के, कुछ भी नहीं होने वाला। मोल्टन KBr तो क्या है, इसमें K प्लस Br माइनस, तो Br माइनस एनोड की तरफ जाएगा, वहां पे Br2 लिबरेट हो जाएगा और K प्लस कैथोड की तरफ जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। वेरी इजी। यानी आपके इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट कौन कौन से, K एंड Br2। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। चलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप कितने भी कंपाउंड ले लो, KCl ले लो, KBr ले लो, यानी Br ले लो, क्या लेना है, NaF ले लो, KF ले लो, कितने भी ले लो, ठीक है। ओके, चलो हो गया ये। आपने सोडियम सल्फेट भी लिया सिर्फ, है ना, आपने अगर सोडियम सल्फेट भी लिया, मुझे देखना तो इसके आगे कौन सा है। ओके, ठीक है। मैंने अगर यहाँ पे आपको सोडियम सल्फेट या एक सिंपल लेता हूँ, हाँ चलो सोडियम सल्फेट ही लेता हूँ। सोडियम सल्फेट अगर मैंने लिया तो क्या लगता है आपको कौन कौन से प्रोडक्ट है मुझे, हाँ बोलो जरा। जब भी आपको एक्वियस सॉल्यूशन बोला जाएगा तो उसका मतलब वो डाइल्यूट होगा, तो ऑब्वियसली इसमें कैटायन कौन कौन से, अभी यहाँ पे कंपटीशन किसके बीच में होगा, Na प्लस के बीच में और H प्लस के। ओके, और इधर वाटर भी है। अच्छा, यानी इसका मतलब कैथोड पे आपको पता है 3 रिएक्शन पॉसिबल है, Na प्लस का रिडक्शन होगा, H प्लस का रिडक्शन होगा और वाटर का भी तो रिडक्शन होगा। अच्छा, एनायन पे क्या पॉसिबिलिटी है, SO4 2 माइनस, OH माइनस और वाटर का भी, क्यों, वाटर बहुत है ना इधर, वाटर है, डाइल्यूट है मतलब वाटर ज्यादा है। ओके, तो आपको पता चलना चाहिए कि चलो Na प्लस में, चलो इधर लेते हैं, Na प्लस में और H प्लस में किसका रिडक्शन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा रिएक्शन होगा, यानी रिडक्शन पोटेंशियल H प्लस का ज्यादा है, यानी H प्लस से H2 मिल सकता है, मिलेगा, मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। लेकिन 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 मतलब यहाँ पे एक बात तो कंफर्म हो गई कि H2 मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर अगर मैं क्या बात कर रहा हूं, मुझे लगता है इसको भूल जाओ आप, है ना, इसको ना आप थोड़ी देर तक भूल जाओ, ये वाले तीसरे रिएक्शन को आप थोड़ी देर तक भूल जाओ, मतलब आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर हम तीसरे रिएक्शन को भूल गए तो मुझे पता है Na प्लस और H प्लस में ऑब्वियसली आपको H2 मिलेगा, और SO4 माइनस और OH माइनस में, है ना, अभी हमने लिया था SO4 और OH माइनस में OH माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, याद आ रहा है ना, PK सुनील है CBI एजेंट, उसमें OH माइनस का ऑक्सीडेशन, मतलब ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा रे, O2 मिलेगा, O2 ही मिलेगा। लेकिन सवाल आता है कि भाई O2 मिलना है, लेकिन मान लो एग्जाम में अगर आपको ये रिएक्शन दिया है कि कहां से मिलेगा, आपको आपके पास दोनों भी ऑप्शन है कि हाँ O2 ये रिएक्शन से मिल रहा है, O2, आप कौन सी रिएक्शन बोलेगे, आप बोलोगे थर्ड रिएक्शन। क्यों रे, क्योंकि वाटर ज्यादा है उसमें, डाइल्यूट है, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, वाटर से, और ज्यादा हाइड्रोजन कहां से मिलेगा, H2O से ही। यानी H2 और O2 का मिलना तो कंफर्म है, वो तो आप सिर्फ OH माइनस या H प्लस से भी बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन जेई में अगर बोला जाए तो जेई में तो आपको अगर डिटेल में पूछ लिया तो आपको वो रिएक्शन भी पूछेंगे कि कौन से रिएक्शन से। तो हमारा कंफ्यूजन ये दोनों में और ये दोनों में हो सकता है, लेकिन ध्यान में रखना डाइल्यूट अगर आया तो वाटर से ही H2 और वाटर से ही O2 निकलेगा। एवरीवन क्लियर? एवरीवन समझ में आया क्या रे? पॉइंट समझ में आया? ओके चलो चलो हो गया ये वाला पार्ट सब लोगों का? आ गए? वेरी गुड। क्या इसी तरीके से H2SO2 सल्फेट भी आएगा? मतलब क्या रहेंगे प्रोडक्ट H2 एंड O2? अरे HgNO3 ट्वाइस में क्या है? HgNO3 ट्वाइस में क्या लगता है आपको? चलो इसके बोलते क्या? HgNO3 ट्वाइस के बोलते मुझे? HgNO3 ट्वाइस के बोलते क्या? क्या आएगा रे? क्या आएगा? चलो बोलो जल्दी। अभी इसमें नाइट्रेट आयनाइन है और इसमें Hg क्या है? 2+ है। Hg क्या है? 2+ है। मुझे बोलो। अच्छा सवाल आएगा यहाँ पे अभी क्या रहे? Na+ के सॉरी सॉरी Na+ की जगह कौन आएगा? सिर्फ यहाँ पे Hg2+ आएगा। Hg2+। अच्छा और Hg में और Hg में और Hg में और H+ में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है रे? Hg का है ज्यादा रहे ना। असत कुशित एक है ना या है क्या था वो? लेके बांसुरी का नाम गली मंजन कर पिकड़ कोनी सन पब है छापा ऊपर आता है ना। यानी इसमें आपका कैथोड का प्रोडक्ट कौन सा? Hg और एनोड का ऑब्वियसली नाइट्रेट का तो कम है OH- से, यानी O2 ही निकलना है। लेकिन O2 कहां से निकलेगा? O2 वाटर से ज्यादा निकलेगा। एवरीवन 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 क्लियर? हो क्लियर है सब लोगों को? चलो 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 यहां तक तो हो गया। चलो बात करते हैं आगे। कॉपर सल्फेट ले लो। कॉपर से आपको पता है कॉपर सल्फेट में कॉपर मिलेगा आपको और AgNO3 में भी Ag मिलेगा, लेकिन सल्फेट में और NO3 का कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये कैसा है? डाइल्यूट है। ठीक है चलो तीसरी बात करते हैं। अच्छा तीन रिएक्शन में फिर H+ से O2 कब निकलेगा और O ना OH- से कब निकलेगा? इसलिए आपका तीसरा टाइप बनेगा एग्जांपल्स ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 लिया, लेकिन मेरा इलेक्ट्रोड कैसा है? इनर्ट है। तो आपको पता है कैटायन में क्या क्या है रे? H+ कहां कहां से मिलता है? फ्रॉम एसिड भी मिलता है और वाटर से भी मिलता है, लेकिन क्या वाटर से H+ जो निकलेगा वो कैसा होगा? कम होता है, 10⁻⁷ मोलार होता है। और ये जो H+ यहां से निकलेगा एसिड से उसका ज्यादा होता है। इसमें एनाइन सल्फेट और OH- है और वाटर भी है। यानी मेरे पास मुझे बोलो एनाइन की कौन कौन सी रिएक्शन है रे? सल्फेट का है सिर्फ यहाँ पे सल्फेट 2- से ध्यान में रखना। यहाँ पे वो वैसे कॉपी पेस्ट हो गया मुझसे। यहाँ पे सल्फेट 2- है, OH- है और H2 है। मुझे बोलो H+ कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा H+? नाउ दिस इज एसिड, तो वाटर का H+ और सल्फ्यूरिक एसिड का H+, यानी मुझे अगर यहाँ पे O2 मिलेगा, O2 सॉरी H2 मिलेगा, कहां से मिलेगा रे? H2 कहां से मिलेगा? मुझे H+ से मिलेगा। मतलब वाटर से भी H2 निकलता है, लेकिन और H+ से मतलब HCl से H2SO4 से भी निकलेगा, लेकिन मुझे ज्यादातर कहां से मिलेगा? H2SO4 से। ओके अभी यहाँ पे तीन रिएक्शन है सल्फेट OH- और वाटर। अभी रे अभी अभी SO4 और माइनस में और OH- में किसका ऑक्सीडेशन पड़ेगा? OH- का। मतलब O2 तो मिलना ही है, लेकिन 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 इसमें OH- ज्यादा है क्या? नहीं, वाटर ज्यादा है। यानी जो O2 मिलेगा वो वाटर से मिलेगा। अगर किसी को इतना डिटेल में ध्यान में नहीं रखना है कि कहां से निकलेगा क्या निकलेगा, बस सिंपल बात है यहाँ पे वाटर को निग्लेक्ट कर दो। बस वाटर को निग्लेक्ट कर दो, यहाँ पे भी रिएक्शन को निग्लेक्ट कर दो, खत्म। छोड़ दो ना, छोड़ दो ना। अगर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको भी छोड़ दो, छोड़ दो, बस खत्म। खत्म बात, इतना ही आएगा। बहुत इजी है फिर तो। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान में रखना
पर्टिकुलरली रिएक्शन पूछा तो ही इसके लिए मैं डिटेल में बोलता हूं हमेशा। ओके, अच्छा, एसिड आया तो H प्लस से H2 मिलेगा, एसिड आया तो H प्लस से H2 मिलेगा, लेकिन LiOH आया तो ऑब्वियसली OH माइनस से O2 आएगा। अभी तो क्लियर हो गया ना। अच्छा, और लिथियम प्लस में और H प्लस में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? H प्लस का, लेकिन वो कहां से मिलेगा? इट विल बी ऑब्टेन फ्रॉम वाटर। वाटर वाटर, ध्यान में आया सब लोगों को? एवरीवन, एवरीवन क्लियर? नेक्स्ट, यानी एसिड आया तो H प्लस से H2 मिलेगा, और OH माइनस आया तो आपको OH माइनस से ही O2 मिलेगा। ठीक है, हो गया यहां तक? हाँ, इसके बाद आपका आता है एसिड्स और बेस के बाद आता है एग्जांपल ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ हैलाइड सॉल्ट। एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ हैलाइड सॉल्ट, यस यस यस। चलो, इसमें एनसीईआरटी की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट। NaCl का जो भी आपको दिया है, मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन करके दिया है पूरे इसमें। अगर किसी को ओवर पोटेंशियल और ओवर वोल्टेज भी अभी तक नहीं था, कंफ्यूजन में था, तो उसका ये क्लियर हो जाएगा आज। एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl लिया तो ऑब्वियसली वाटर को अगर आप इजीली भूल गए तो आपको प्रोडक्ट तो पता ही चल जाएंगे। Cl माइनस में और OH माइनस में क्या है रे? किसका ज्यादा है CBI, मतलब क्लोरीन का है। क्लोरीन का है ना, मतलब Cl2 प्रोडक्ट मिलेगा, Cl2 प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। Cl माइनस का ज्यादा है, और Na प्लस H प्लस, मतलब ये तो फिक्स है आपका कि प्रोडक्ट कौन से मिलने वाले हैं। हाँ, मुझे प्रोडक्ट तो यही मिलने वाले, H2O मिलेगा और Cl2 मिलेगा। लेकिन एनसीईआरटी ने आपको यहाँ पे एक बात की है, कौन सी? ओवर वोल्टेज की बात की है। ये स्पेशली मैंने बनाया है अलग, क्यों? क्योंकि ये किसका है? हैलाइड सॉल्ट का है, और ये हैलाइड में ही पाया जाता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में ही, फ्लोराइड में नहीं। यहाँ पे देख रहे हो नीचे मैंने एक पॉइंट लिखा है, ओवर वोल्टेज इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन ऑल सॉल्ट्स ऑफ ऑल। ध्यान में रखना, ऐसे नहीं कि अल्कली मेटल और अल्कलाइन मेटल, सब में Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस में ही ये फिनोमिनन है। सवाल बन सकता है, ओवर वोल्टेज इज अप्लाइड फॉर ओनली, सवाल बन सकता है ना। चलो, तो अगर मैंने NaCl लिया तो मुझे पता है 3 पॉसिबिलिटीज है। कौन कौन सी रहे? वाटर का तो आएगा दोनों जगह, किसी को नहीं ध्यान में रखना है तो छोड़ दो इसको, इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो आएगा ही, एक्वियस सॉल्यूशन है। अगर आपको और इजी चाहिए तो वाटर को छोड़ दो। दो पॉसिबिलिटीज बचती है, उसके ऊपर तो आप बोल सकते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पे वाटर में और Cl माइनस में, देखो मैंने बोला था ये एक्वियस है, मतलब यहाँ पे जो O2 मिलेगा वो वाटर से ही मिलेगा। इसलिए एनसीईआरटी भी इस रिएक्शन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि रिएक्शन ज्यादा होती ही नहीं है। रिएक्शन कौन सी ज्यादा होती है? वाटर की रिएक्शन होती है। मतलब ये दोनों में कंपैरिजन किया तो ये क्या है रे? ऑक्सीडेशन है ना, एनाइन है ना, इधर एनाइन है, यहाँ पे लिखना भूल गया हम। अच्छा हाँ, एनोड है, मतलब एनाइन है, एनाइन माइग्रेट करेंगे तो क्या एनाइन पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, और ये इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि निगेटिव में वैल्यू कम है, किसकी? वाटर की। ये -1.23 और ये -1.36 है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है बेटा? वाटर का है, यानी वाटर में ऑक्सीडाइज होना चाहिए। वाटर में ऑक्सीडाइज होना चाहिए, मतलब Cl2 प्रोडक्ट नहीं मिलना चाहिए, O2 प्रोडक्ट मिलना चाहिए। कैथोड की तो कोई बात ही नहीं है, H प्लस सॉरी H2 ही मिलेगा। लेकिन वो H2 कहां से मिलेगा? वो H2 कहां से मिलेगा? वो वाटर से मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्वियस सॉल्यूशन है। ठीक है, प्रोडक्ट फिक्स है, H2 फिक्स है, लेकिन कहां से मिलेगा? चलो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में आपने देख लिया कि भाई वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निगेटिव में कम है, मतलब ज्यादा है, और ये निगेटिव में Cl माइनस का है ना, बहुत ज्यादा बहुत वैल्यू ज्यादा है, मतलब वो कम है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन आज ओवर वोल्टेज का किसी को कंफ्यूजन होगा तो वो दूर हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट इन सच केस मतलब कौन सी रे? हैलाइड सॉल्ट के इलेक्ट्रोलाइसिस के वक्त की केस, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ वाटर इज -1.76। हर जगह वाटर का ऑक्सीडेशन इजीली होगा, लेकिन जब भी सॉल्ट का सॉल्यूशन आएगा तो उसका वो बदल जाएगा। वो अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी डिस्चार्ज होने के लिए कितना पोटेंशियल मांग रहा है? माइनस। चलो, तू समझ में आया क्या? अगर इस सॉल्ट में अगर ये -1.76 मांग रहा है तो इससे ये निगेटिव वैल्यू बढ़ गई, ये निगेटिव वैल्यू तो अभी कम हो गई ना, अभी इसके कंपैरिजन में ये क्या हो गई? बढ़ गई ना, निगेटिव में कम है ना। यानी
यानी इसका मतलब क्या हुआ, ओवर वोल्टेज क्या है, ओवर वोल्टेज क्या है, वाटर ने ऑक्सीडाइज होना चाहिए था -1.23 वोल्टेज के ऊपर, लेकिन मतलब वो Cl माइनस से जल्दी जाएगा एनोड एनोड पे, लेकिन सॉल्ट ऑफ हैलाइड है ना, सॉल्ट ऑफ हैलाइड में ये बदल जाता है, उसको वो बोलता है नहीं अभी मेरी मांग बढ़ गई है, मैं -1.76 वोल्टेज पे ही क्या होऊंगा, मैं डिपॉजिट या लिबरेट होऊंगा, ठीक है, अच्छा लिबरेट ही होऊंगा क्योंकि गैस ही है, ठीक है। तो ओवर वोल्टेज का मतलब क्या है, सीख लो। एक्सपेरिमेंट इंडिकेट दैट द अप्लाइड वोल्टेज, अच्छा मैं कितना वोल्टेज अप्लाई करूंगा, है ना, जितने पे वो लिबरेट होगा। Experiments indicate that the applied voltage required is always greater than the voltage calculated from standard oxidation and reduction potential। मतलब मैंने ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है ना, इससे लिया है ना, लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है कि अप्लाइड वोल्टेज उसको ज्यादा चाहिए, और वो कितना चाहिए वाटर को, -1.76, एंड दिस इज कॉल्ड एज, ये एडिशनल, ये -1.23 पे होना था, लेकिन होना कितना है, -1.7। बोलो डिफरेंस कितना आया, इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, 23 है, मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 3 और इधर बाकी है 5, 53 का डिफरेंस आ रहा है, 53 का डिफरेंस है, कितना 53, यानी फाइनली आपको ध्यान में रखना। वैसे भी आपने वाटर को छोड़ दिया तो पता ही चलेगा Cl2 Cl माइनस और OH माइनस में Cl2 होगा, लेकिन इधर फिनोमिना कौन सा है, ओवर वोल्टेज का, लेकिन वो कहां पे आता है, सिर्फ हैलाइड के सॉल्ट में आता है, और ओवर वोल्टेज इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन ऑल सॉल्ट्स ऑफ मेटल हैलाइड, Cl माइनस Br में है, F माइनस में नहीं, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, चलो समझ में आया, यस चलो। तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल ले सकते हैं, KCl ले सकते हो, सेम आएगा, CI2 लेंगे सेम आएगा, CuBr2 सेम, मतलब प्रोडक्ट अलग आ सकते हैं क्योंकि कॉपर इधर, कॉपर है मतलब हाइड्रोजन के ऊपर है ना, KBr में वही होगा, फिर से यहाँ पे कॉपर आ गया, कॉपर ऊपर है, फिर से यहाँ के नीचे है, मतलब सेम आएगा, एवरीवन एवरीवन, ओहो एवरीवन। चलो ये भी हो गया हैलाइड का। देखो हमने सबसे पहले कौन सा टाइप देखा है, मोल्टन सॉल्ट का, इसमें तो कोई परेशानी नहीं, एक्वियस आया तो आपको पता चल गया। अभी आपको अगर सिंपल प्रोडक्ट के बारे में ढूंढना है तो वाटर को निकाल दो, लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछा तो आपको आना चाहिए, खत्म। बाद में हमने एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड में लिया तो H प्लस हमेशा है ना, एसिड से ही आएगा, और OH माइनस बेस लिया तो ऑब्वियसली वो बेस से ही आएगा, O2 बेस से ही आएगा, ठीक है, ओके। बाद में हमने एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ हैलाइड सॉल्ट लिया, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ओवर वोल्टेज, और इसमें पाया जाता है सिर्फ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। अच्छा ओके, इसमें दो ही बचा अभी, कौन सा, एग्जांपल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड आया रे आया, तो निगेटिव में या पॉजिटिव में तरफ ध्यान रखना है, आपको पता चल गया होगा अभी कैसे दिमाग लगाना है। कॉन्सेंट्रेटेड आया तो वाटर की डिमांड कम हो जाएगी, वाटर की डिमांड कम हो जाएगी, यानी बहुत इजी, अभी बहुत इजी है, ये तो एसिड ही है, एसिड है मतलब H प्लस एसिड में बहुत है, यानी जो भी H2 निकलेगा वो एसिड से ही निकलेगा, है ना, वाटर से नहीं। और SO4 OH माइनस और वाटर में अभी कॉन्सेंट्रेटेड है, तो जो कॉन्सेंट्रेटेड है OH माइनस कम है, आपको पता है, वाटर भी कम है, कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा है, मतलब कौन सी रिएक्शन, कुछ समझ में आया, याद आया, ये मैंने लिया है, सब कुछ लिया है, ये आएगा, ओके, यानी इसमें होगा ये वाला रिएक्शन, और एसिड है तो ये वाला। ओहो, लेकिन आपके इलेक्ट्रोड अभी भी कैसे है, इनर्ट है, अभी तक इनर्ट ही ले, यानी मैंने बड़े इसमें रेड करके उसको बोर्ड करके लिख के दी है। अच्छा इसमें प्रोडक्ट कौन सा है, H2 गैस और H2OH2 माइनस, खत्म। इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का याद आ रहा है ना कुछ, SO4 में ये क्या होता है रे, SO4 में ये 2 माइनस होता है, और H2OH2 माइनस में ये कहां पे चला जाता है, O माइनस में, पर में है ना, यानी निगेटिव में कम हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस नीचे लिख के दिया है, केयरफुली सी दैट वेदर सॉल्यूशन इज एक्यूएस, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, ये ध्यान में रहना चाहिए। ओके नेक्स्ट जाते हैं, एग्जांपल ऑफ रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन, वेरी इजी, ये तो आता है आपको, पता है मुझे, अभी तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, Cl माइनस में और OH माइनस या वाटर में कौन जाएगा, Cl2 जाएगा, ओके नो डाउट, है ना। एग्जांपल कौन सा है रे, एक्वियस, NaCl, और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है Hg का। आप बोलोगे सर इतने ही एग्जांपल आएंगे क्या, तो हाँ इतने ही एग्जांपल आएंगे, क्यों, क्योंकि जितने भी मेनली जो एग्जांपल बनते हैं NaCl के साथ हमेशा मर्क्यूरी का ही इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है जनरली, इसलिए आपको वही सवाल आएगा ऑब्वियसली।
चलो Cl2 तो हो गया, यानी मेरा एक प्रोडक्ट तो फिक्स हो गया, Cl2 मिलेगा। लेकिन बात आती है कि भाई इसमें क्या होगा। वैसे अगर मैंने NaCl की बात करी होती, ये मेरा अगर इनर्ट होता, ये मेरा रिएक्टिव नहीं होता, इनर्ट होता, तो Na प्लस में और H प्लस में क्या मिलता था आपको, मतलब H2 ही मिलता था, लेकिन वो वाटर से मिलता है ना, याद आ रहा है, याद आ रहा है, इसमें H प्लस भी नहीं, OH माइनस नहीं, वाटर से ही निकलता है ना। लेकिन बात आती है कि भाई अभी रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो हाइड्रोजन तो रिएक्ट नहीं होगा, हाइड्रोजन तो Hg के साथ रिएक्ट नहीं होगा, वाटर भी नहीं होगा, तो रिएक्ट होने वाला कौन बचा, सोडियम, यानी सोडियम की रिएक्शन हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेनी पड़ेगी, और उसके साथ मिलके वो क्या बना देगा, सोडियम अमालगम। तो बन गया हमारा प्रोडक्ट, सोडियम अमालगम इज फॉर्म एट कैथोड एंड Cl2 गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। एवरीवन क्लियर? राइट राइट, चलो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल आने के चांसेस है आपको कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट वाला, ये भी आपको याद आ रहा होगा अभी। कॉपर 2 प्लस में कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर का ही रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे कॉपर ही अभी रिएक्टिव है, तो दूसरे कोई भी भाग लेने वाले नहीं है। देखो अगर मैंने एक्टिव सोल्यूशन कॉपर सल्फेट की बात की, तो फिर से एनोड में 3 पॉसिबिलिटीज है। अच्छा अच्छा, लेकिन यहाँ पे चौथी पॉसिबिलिटी बन गया अभी यहाँ पे, है ना, कौन सी, ओहो रिएक्टिव है ना, रिएक्टिव है मतलब कॉपर टू प्लस भी आएगा, और हमें पता है। अच्छा यहाँ तो सवाल नहीं है कैथोड के ऊपर, कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो कॉपर ही होने वाला है। लेकिन ध्यान में रखना, जब कॉपर इलेक्ट्रोड आएगा तो कॉपर का ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। देखो ना, कॉपर टू कॉपर प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल अगर हाई है सब में, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी सबसे हाई होगा, यानी आपका कॉपर ही डिपॉजिट होगा और कॉपर ही डिसॉल्व होगा, यानी कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड कॉपर इज डिसॉल्व एट एनोड। हेंस कॉन्सेंट्रेशन, ये सवाल बनता है क्या कि उसमें आपको थियरी वाइज सेंटेंस बना देंगे क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस क्या होगा रे, कम होगा का, जो ऊपर जा रहा है तो नीचे भी आ रहा है, सॉल्यूशन में कॉपर है ना, कॉपर अगर ऊपर जा रहा है तो है ना, ये इलेक्ट्रोड से अगर कॉपर नीचे आएगा तो यहाँ पे ऊपर जाएगा, मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें कॉपर 2 प्लस का आयन कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा। सेम आएगा सिल्वर नाइट्रेट के लिए, सिल्वर ही डिपॉजिट होगा और सिल्वर ही डिसॉल्व होगा। एवरीवन, ओहो यहां तक मुझे बोलो अच्छा लगा। चलो इलेक्ट्रोलाइसिस को खत्म करते हैं, कुछ ज्यादा स्लाइड नहीं, मुझे लगता है ये 2-3 स्लाइड या कुछ तो होंगे ऐसे। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट एक बार समझ में आ गया इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, तो उसके पता है आपको फैराडे, क्वांटिटेटिव मतलब कितनी क्वांटिटी जमा होती है, क्या हो क्वांटिटी से रिलेटेड जितनी भी बातें, मतलब फैराडेज लॉ। एज देयर वेर नो कांस्टेंट करंट सोर्सेस अवेलेबल ड्यूरिंग फैराडेज टाइम, ये एनसीईआरटी में दिया है इसलिए मैंने इसमें लिया है, ध्यान में रखना क्या, एज देयर वेर नो कांस्टेंट करंट सोर्सेस, फैराडे के टाइम पे कांस्टेंट करंट अवेलेबल नहीं था, तो ही यूज्ड अ कुलोमीटर। क्या यूज किया उसने, ध्यान में रखना क्या यूज किया था उसने, कुलोमीटर, अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास फ्रॉम द अमाउंट ऑफ मेटल। और जनरली कौन सा लिया था उसने, सिल्वर और कॉपर का, डिपॉजिटेड और कंज्यूम। ओके गुड। क्विट है ना, पता है ना सब लोग, क्विट Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई का मतलब कांस्टेंट करंट सोर्सेस अवेलेबल इन एम्पियर, Q का मतलब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास इन कूलम, T का मतलब टाइम इन सेकंड। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है रे, फर्स्ट लॉ बोलता है कि कितनी अमाउंट है ना, M से रिप्रेजेंट करो या W से, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट ऑफ है ना, क्वांटिटी ऑफ जो भी मेटल है या सब्सटेंस है उसकी कितनी, वो डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर, या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग कूलम। ऑब्वियसली जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना वो ज्यादा डिपोजिशन होते जाएगा, और इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा व्हाट, जेड 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 जेड, और Q का मतलब पता है IT होता है, यानी जेड को क्या बोलते हैं रे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, एंड इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये ध्यान में रखना, ध्यान में रखो, पता नहीं मैंने लिख के दिया है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। नोटबुक में जितना मैंने बोला नहीं है ना, कुछ नया पता चला होगा तो वो भी लिख लो बेटा, ठीक है, मतलब कुछ फिर से एनसीईआरटी नहीं पढ़नी अभी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एनसीईआरटी मत पढ़ो अभी, चलो है ना, आसान कर दिया। When I is equal to 1 एम्पियर एंड T is equal है ना, when 1 एम्पियर चार्ज मैंने अगर क्वांटिटी मैंने अगर पास की इलेक्ट्रिसिटी, एक सेकंड, तो आपको पता है M is equal to Z। एक्चुअली
Q is the quantity of charge utilized during electrolysis. Q क्या है? Q क्या है? मुझे बोलो, मैं जितने एम्पियर पर सेकंड पास करूंगा चार्ज, क्या उतना पूरा लगता है क्या इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए? नहीं, वेस्टेज भी होता है ना उधर, उसी को तो करंट एफिशिएंसी बोलते हैं बाद में, है ना। यस, यानी एक्चुअल में क्यू की बात की जाए हमने, तो हमने टोटल पास की वो नहीं है, हमने टोटल पास कितनी की है वो नहीं है, कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज हमने यूटिलाइज की इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस होने के लिए, दैट इज। ठीक है, चलो सेकंड लॉ तो उससे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मास डिपॉजिटेड या मास लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। कितना मास डिपॉजिट लिबरेट होता है आपकी इक्विवेलेंट वेट इतना, यानी m इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू E। आपको E का मतलब पता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एंड इट इज एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। और m अपॉन E का मतलब क्या होता है रे? m का मतलब ग्राम, E का मतलब इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। और आपको पता है, आपने बहुत सारे सेल एक दूसरे के साथ जोड़ दिए है ना, हो गया है। When same quantity of electricity is passed through different electrons, then m1 upon e1 is equal to m2 upon e2। ये कांस्टेंट रहेगा, ये क्या रहेगा? यानी m is directly proportional to e, यानी m1 upon m2 is equal to आएगा आपका e1 upon e2। और इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। उसके लिए सिर्फ लगता है इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला। क्या लगता है हमें? यही लगता है, हमें इक्विवेलेंट वेट निकालने आने चाहिए, सबकी वैलेंसी पता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। Hence, the quantity of electricity which produces 1 gram equivalent of an electrolyte must be same for all elements, है ना। Quantity of electricity which produces 1 gram of electron must be the same, same होती है ना, उसमें पढ़ते हैं ना, if same amount of electricity is passed through the different electrolytic steps। चार्ज on 1 मिलर इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे, आपको पता है, ये हो चुका है। Thus 1 फैराडे चार्ज इज नीडेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कितना डिपोजिशन होता है? 1 फैराडे चार्ज इज नीडेड टू प्रोड्यूस 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। कितना? 1 फैराडे चार्ज, कितना डिपोजिशन? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। और इससे हम दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं, कौन सा रे? बहुत इजी है, बहुत इजी फॉर्मूला है। कौन सा कौन सा कौन सा? 96,500 कूलम ऑफ चार्ज डिपॉजिटेड ई ग्राम ऑफ सब्सटेंस 1 फैराडे, है ना। इसी का मतलब क्या है? 1 फैराडे ना, 1 फैराडे कितना डिपॉजिट करता है? ई ग्राम इक्विवेलेंट, तो 1 कूलम कितना करेगा रे? जेड होगा ना। जेड इज इक्वल टू व्हाट? ई अपॉन 96,500। दिस फॉर्मूला यू मस्ट बी रिमेंबर। एम इज इक्वल टू जेड इंटू आई टी होता है। और आपको पता है m इज इक्वल टू क्या आता है रे फिर? E, है ना, z इंटू आई टी है ना। और z का ही मतलब क्या है? z का ही मतलब क्या है? E अपॉन 96। बस मैंने यहाँ पे इसमें वैल्यू डाल दी है, मैंने यहाँ से ही ये फॉर्मूला डायरेक्ट E इंटू आई टी, E इंटू टी अपॉन 96। यानी इसी का मतलब हम क्या बोल सकते हैं? इसको नीचे लेके जाओ, m बाई E हो जाएगा ये, और आई टी का मतलब Q है, और 96,500 का मतलब 1 फैराडे। यानी देखो m1 अपॉन m अपॉन E इज इक्वल टू Q अपॉन F, यानी m1 अपॉन E1 इज इक्वल टू m2 अपॉन E2। दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस 1 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। ये उससे प्रूव हो जाता है। अच्छा, तो टोटल क्वांटिटी कितनी लगेगी रे इलेक्ट्रिसिटी नीडेड? n इंटू फैराडे कूलम। सिंपल है ना, n इंटू फैराडे कूलम मतलब 96,500 कूलम। बहुत इजी है। n इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी ऑफ आयन। आयन की वैलेंसी कितनी है? जैसे Fe2+ होता है या कुछ भी होता है, सिंपल Al3+ होगा तो 3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन देने वाला है। जैसे 1 मोल Ag+ डिपॉजिट होने के लिए कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेगी? 1 फैराडे। और आपको पता है इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है रे? 108। याद आ रहा है कुछ? अच्छा, 1 मोल मतलब कितना डिपॉजिट होगा? 2+ चार्ज है मतलब 2 फैराडे लगेंगे। बहुत इजी है, 2 फैराडे। लेकिन कॉपर कितना डिपॉजिट होगा? 63.5 डिवाइड बाय इसकी कितने चार्ज है? 2 यानी आपको पता है ये कितना आता है? ये आता है आपका 31.75। याद आ रहा है सब कुछ? वही बातें हैं, इसके बाद भूलोगे नहीं आप। चलो, वैसे एल्यूमिनियम 3 फैराडे है, और इसमें आपको फैराडे वगैरह चेंज करके देते हैं और आपको बोलते हैं कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा। चलो लास्ट के पार्ट पे आए हम। करंट इफिशियंसी का मतलब आपको पता है, परसेंटेज ऑफ करंट इफिशियंसी क्या होता है रे?
करंट मैंने एक्चुअल में कितना पास किया, लेकिन उससे कितना करंट है ना, करंट एक्चुअल में कितना पास हुआ डिवाइड बाय टोटल करंट पास एक्सपेरिमेंटली, परसेंटेज मतलब इंटू 100 आ जाएगा। उसके बाद हम करंट इफिशियंसी का मतलब ये भी बोलते हैं एक्चुअल करंट डिवाइड बाय एमीटर करंट। उसके बाद करंट यूटिलाइज डिवाइड बाय टोटल करंट पास। करंट पास मतलब एक्चुअल फैराडे यूज्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फैराडे पास। और एक्चुअल में कितना मास डिपॉजिट हुआ और कितना मास थियोरेटिकली डिपॉजिट होना चाहिए था, सब वही बातें। इसमें से कुछ भी बातें आपको दे देंगे इजी इजी, और आपको वो कैलकुलेट करना आता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर मॉड्यूल में है तो मैं आपको वैसे आपने मुझे लगता है सॉल्व भी किया है इसके ऊपर, लेकिन ठीक है मैं इस पे क्वेश्चन ले लूंगा एक हाथ। इफ करंट इफिशियंसी इज गिवन, चलो ये डायरेक्टली फॉर्मूला बना है। इफ करंट इफिशियंसी इज गिवन 3%, ये फॉर्मूला याद कर लो रे सब लोग, नोट डाउन कर लो, ये नहीं दिया है मैंने। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिटेड, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू n into फैराडे अपॉन C/100, 3%। बहुत इजी है, बहुत इजी। और इससे भी आपको पता चलेगा पूरा करंट यूटिलाइज नहीं होता, यानी करंट इफिशियंसी इज ऑलवेज लेस देन 100%। और ये लास्ट वाला फॉर्मूला, थिकनेस ऑफ डिपॉजिटेड लेयर क्या होता है रे, मास ऑफ द डिपॉजिटेड सब्सटेंस इज इक्वल टू व्हाट, है ना, इलेक्ट्रोड पे कितना मास डिपॉजिट हो गया है ना, इलेक्ट्रोड के ऊपर कितना मास डिपॉजिट हो गया आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो आपको उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए कोटेड लेयर का। वॉल्यूम ऑफ कोटेड लेयर इनटू डेंसिटी ऑफ, है ना, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी क्या है डिपॉजिटेड सब्सटेंस की, और वॉल्यूम क्या है कोटेड लेयर का। और मास का फॉर्मूला आपको पता है, E इंटू आई टी अपॉन 96500। और वॉल्यूम क्या है रे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इंटू डेंसिटी। सब बातें आपको दी होती है और सीधा फॉर्मूला यूज करो एंड यू विल कैलकुलेट ऑल द थिंग्स। समझ में आया क्या? ओहो एवरीवन।